हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। विधिक शिक्षा के इस सेगमेंट में आज एक बार फिर मैं आपके साथ हूं, मनमोहन जोशी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसके संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। विषय है देशद्रोह या राजद्रोह का मामला। बीच बीच में सुनने में आता है कि इस व्यक्ति के ऊपर देशद्रोह का मामला चलाया गया, किसी ने भारत माता की जय नहीं बोली तो उसके खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया गया, या जेएनयू में जो कुछ भी हुआ तो कन्हैया कुमार के खिलाफ देशद्रोह का मामला चलाया गया। और ये लोग जेल के भीतर क्यों नहीं हैं? प्रश्न ये बार बार उठता रहता है। तो क्या आईपीसी में देशद्रोह जैसा कोई अपराध है भी? इस बात को भी समझने की आवश्यकता है। तो हमारी आईपीसी आई है 1860 में, 1860 में। जैसा कि मैं पहले भी लेक्चर्स में बता चुका हूं कि 1834 में पहला लॉ कमीशन बनाया गया था, जिसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकॉले। इन्होंने आईपीसी की ड्राफ्टिंग की थी। 1860 में ये आईपीसी लागू हुई थी 1860 में, और ये पूरे भारत में लागू हुई अक्टूबर 1862 में। क्या तब देश का अस्तित्व था? ध्यान से समझिएगा जो बात मैं बताना चाह रहा हूं। क्या तब देश का अस्तित्व था? तो इसका उत्तर है नहीं। तब भारत देश जैसे किसी भी स्थान का अस्तित्व नहीं था। तो क्या था? ये जो सब कॉन्टिनेंट है इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कई रियासतों में बटा हुआ था। राजा राज्य का प्रमुख हुआ करता था, और समझिए कि एक राज्य ही एक देश है। तो भारत देश या यूनाइटेड इंडिया जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, ये तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ जो भूभाग है, ये जो भूखंड है, इसे अंग्रेजों ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम दिया था। तो भारत देश का कोई अस्तित्व उस समय तक नहीं था। इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का ये कहना है कि प्राचीन समय से भारत देश का अस्तित्व है, और भरत राजा के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया था। मैंने कहीं एक हास्यास्पद बात भी पढ़ी कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। कहीं मैंने पढ़ रहा था कि जो व्याख्या करता है उन्होंने लिखा कि जब जब भारत में धर्म की ग्लानि होगी, जबकि ऐसा नहीं है। वो जो श्लोक है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, जो कृष्ण ये कह रहे हैं गीता में, वो अर्जुन को भारत नाम से बुला रहे हैं। वो कह रहे हैं हे भारत, अर्जुन को संबोधन दे रहे हैं। तो अर्जुन के कई सारे नाम हैं, जैसे गुदाकेश, भारत, पार्थ, सखा, कई नामों से उनको वो बुलाते हैं। तो यहाँ अर्जुन को वो भारत नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो भारत का अस्तित्व कब आया? तो ये जानना जरूरी है। जब भारत का संविधान बना तब हमने देश का वास्तविक नामकरण किया। आज़ादी के बाद एक तो पूरे देश को यूनाइटेड करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दे दी गई थी, और जब संविधान बना तो इस देश का नाम रखा गया। हमारे देश का नाम है भारत, अर्थात इंडिया। अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ेंगे तो वहां पता चलेगा कि हमारे देश का नाम क्या है। तो हमारे देश के दो नाम हैं। एक बात और समझने की ज़रूरत है लोगों को। ऐसा कहा जाता है, व्हाट्सएप जब ज्ञान चला है तब से मैसेज आते होंगे कि हमारे देश के दो नाम क्यों हैं, भारत को अंग्रेजी में इंडिया क्यों कहते हैं, भारत जब किसी और देश को क्यों नहीं कुछ और कहा जाता है। ऐसे वाले मैसेज आपको मिलते होंगे। तो हमारे देश को, भारत को अंग्रेजी में इंडिया नहीं कहा जाता। हमारे देश के दो नाम हैं, भारत और इंडिया। तो हिंदी में भी भारत है, इंग्लिश में भी भारत है। इंडिया हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी इंडिया है। तो देश के दो नाम हैं, भारत अर्थात इंडिया, और ये राज्यों का संघ है। तो भारत का अस्तित्व कैसे है? हमारे पास में 29 स्टेट्स हैं, 6 यूनियन टेरिटरीज और एक एनसीआर है, नेशनल कैपिटल रीजन। इनसे मिलकर के भारत देश बनता है। तो इन बातों को अगर आप समझ पाएंगे तो फिर पता चलेगा कि देशद्रोह जैसा कोई अपराध हमारी आईपीसी में नहीं है। मैं रिपीट करूं, आईपीसी में देशद्रोह जैसा कोई अपराध नहीं है। सेक्शन 124A इंडियन पीनल कोड सेडिशन शब्द की बात करता है, जिसका हिंदी में मतलब है राजद्रोह। तो राजद्रोह कौन से वाले राजा से? वो राजा जो हमारे देश पर राज करता था। ये अंग्रेजों के शासन के समय की बात है। और वो लोग जो राजा, कौन सा राजा? जॉर्ज पंचम की हम बात कर रहे हैं, जो यूके का राजा था, जो हमारे देश में शासन कर रहा था, जिसके हम गुलाम थे। अगर कोई व्यक्ति उसके खिलाफ कुछ भी कहता है, कुछ बोलता है, तो उसको जेल भेजने का प्लान किया गया था इस सेक्शन के अंतर्गत। तो राजद्रोह शब्द था, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, और अभी भी राजद्रोह ही शब्द है, देशद्रोह शब्द नहीं है। आइए देखते हैं सेक्शन 124A क्या कहता है, इसकी भाषा क्या है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखते हैं स्लाइड में। सेक्शन 124A प्रोवाइड्स सेडिशन। धारा 124 का भारतीय दंड संहिता राजद्रोह के बारे में प्रावधान करती है। जैसा मैंने बताया, यहाँ वर्ड है राजद्रोह, देशद्रोह नहीं है। धारा कहती है whoever by words either spoken or written or by signs or by visible representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite
disaffection towards the government established by law in India shall be punished with imprisonment for life, to which fine may be added, or which imprisonment which may extend to 3 years, to which fine may be added, or with fine. धारा 124 क की भाषा देखें तो इस यहाँ लिखा गया है, जो कोई बोले गए लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा या अप्रीति प्रदीप्त करेगा या प्रदीप्त करने का प्रयत्न करेगा, वह आजीवन कारावास से जिसमें जुर्माना भी जोड़ा जा सकेगा या 3 वर्ष तक के कारावास से जिसमें जुर्माना जोड़ा जा सकेगा या जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अभी जो मैंने सेक्शन रीड आउट किया उसमें स्पष्ट बात आपको ये समझ में आई होगी कि देश के खिलाफ कुछ कहना ऐसा इस सेक्शन में नहीं लिखा है। लिखा है विधि द्वारा स्थापित सरकार, गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसके खिलाफ कुछ कहना जिससे लोगों के मन में हेट्रेड, घृणा पैदा हो या डिसअफेक्शन, अप्रीति पैदा हो। 2 बातें लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके खिलाफ? देश में स्थापित सरकार के खिलाफ। तो देश के खिलाफ कुछ कहना इस धारा में अपराध नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपने स्पष्ट रूप से अभी समझा। इस धारा में 2 एक्सप्लेनेशन भी हैं। वो 2 एक्सप्लेनेशन या स्पष्टीकरण क्या कहते हैं, आइए देखते हैं स्लाइड में। द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनमिटी। स्पष्टीकरण 1 कहता है कि अप्रीति पद के अंतर्गत अभक्ति और शत्रुता की समस्त भावनाएं आती हैं। एक्सप्लेनेशन 2, कमेंट्स एक्सप्रेसिंग disapprobation of the measures of the government with a view to obtain their adulteration by lawful means without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section. स्पष्टीकरण 2 कहता है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार के कामों के प्रति विधिपूर्ण साधनों द्वारा उनको परिवर्तित कराने की दृष्टि से अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध नहीं हैं। Explanation 3 provides comments expressing disapprobation of the administrative or other action of the government without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection do not constitute an offense under this section. स्पष्टीकरण 3 में प्रावधान है कि घृणा, अवमान या अप्रीति को प्रदीप्त किए बिना या प्रदीप्त करने का प्रयत्न किए बिना सरकार की प्रशासनिक या अन्य क्रिया के प्रति अनुमोदन प्रकट करने वाली टीका टिप्पणियां इस धारा के अंतर्गत अपराध का गठन नहीं करती हैं। तो ये 3 स्पष्टीकरण ये बताते हैं कि अगर लॉजिकल, तर्कपूर्ण ढंग से सरकार के प्रति कोई बात आप कर रहे हैं, सरकार के भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे हैं या किसी और क्रियाकलाप के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तो ये अपराध नहीं है। तो बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं वापस से रिपीट कर दूं कि भारतीय दंड संहिता की यह धारा राजद्रोह शब्द के प्रति अपराध के बारे में प्रावधान करती है, विच प्रोवाइड्स ऑफेंस ऑफ सेडिशन। देशद्रोह शब्द इसमें नहीं है, जैसा कि मैंने रिपीट पहले भी किया है। तो सरकार को इसे अमेंड करने की ज़रूरत है, संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आलोचनात्मक लोकतंत्र में, जिस डेमोक्रेसी में हम रह रहे हैं, यहाँ क्रिटिसाइज करना हमारा मूल अधिकार है। तो सरकार की आलोचना करने का अधिकार लोगों को होना चाहिए, लेकिन देश के खिलाफ कुछ बोलना शायद अपराध होना चाहिए, जिसे देशद्रोह के अपराध के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। तो इस धारा को बिल्कुल संशोधित करने की आवश्यकता है और नई परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता है। 1-2 इंपॉर्टेंट केसेस देखते हैं जहां पर में सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ प्रकाश डाला है इस धारा के बारे में। एक केस है नाजिर खान वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली का, 2003 का ये मामला है, वेयर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट if any person tried to excite feelings of hatred or contempt towards the government, that is sufficient to make him guilty under this section. 2003 का ये केस नज़ीर खान वाला, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऐसे कोई शब्दों का उच्चारण करता है जिसमें ये पता चलता है कि ये हेट्रेड, सरकार के खिलाफ घृणा पैदा करने के लिए काफ़ी था, तो इतना ही काफ़ी है किसी व्यक्ति को सजा देने के लिए। देखते हैं केस और। इन द केस ऑफ केदारनाथ वाला मामला है 1962 का, 1962 का ये केस है, where Justice Sinha observed that comments, however strongly worded, expressing disapprobation of action of government without exciting those feelings which generate the inclination to cause public disorder by acts of violence, would not be penal.
In this very case, it was further held that, viewed in the context of antecedent history of the legislation, its purpose and the mischief it seeks to suppress, the provisions of section 124A and section 505 of the Indian Penal Code should be limited in their application to acts involving intention or tendency to create disorder or disturbance of law and order or incitement to violence. तो ये जो केदारनाथ वाला मामला है, इसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेक्शन 124A और 505 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं जो डिसऑर्डर, अव्यवस्था पैदा करने से लोगों को रोकते हैं, सरकार के खिलाफ किसी बात को करने और घृणा पैदा करने से रोकते हैं, और ऐसी किसी बात को करना जिससे डिसऑर्डर पैदा होता है, सरकार के खिलाफ घृणा पैदा होती है, दंडनीय अपराध होगा। तो उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में आपने समझा होगा कि 124A क्या है, सेडिशन क्या है, देशद्रोह और राजद्रोह में क्या डिफरेंस है, हमारी आईपीसी में देशद्रोह दंडनीय है या नहीं है। तो आपने समझा कि राजद्रोह के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब आजीवन कारावास तक की सज़ा हो सकती है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर के साथ इसी चैनल पर। तब तक आपको एक ही काम करना है, अगर लेक्चर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए चैनल को, थम्स अप करिए, और बहुत इंपॉर्टेंटली कमेंट बॉक्स में मुझसे जुड़िए। अगर आप कुछ नहीं पूछना चाहते हैं तो भी आइए और बताइए कि आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है, आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं। तो हमारे लिए यूजफुल होगा आपका ये कमेंट, और हम बेटर लेक्चर आपके लिए लेकर आ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।